चलो चलो जल्दी 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 चलो जल्दी चलो, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। नाउ वी कैन स्टार्ट टू पीछे वाला बोल दो, पीछे वाला पीछे से इसको देख लेते हैं। Can you start with ask questions? Yes, you can ask question, but that should be related to the economics. बड़ी इकोनॉमी में रिलेटेड होगा। हाँ, मुझसे तुम लोग हिस्ट्री मत पूछने लगा, मुझे नहीं आती हिस्ट्री। मुझे केवल एक सब्जेक्ट आता है, तो कॉमर्स पूछ लो या तो इकोनॉमिक्स पूछ लो। I might this question self or self question. हाँ, अवमूल्यन का तात्पर्य किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मूल्य की कमी करना है। ऑप्शन दूसरा है अवमूल्यन मुद्रा हरा मूल्य हरा का तात्पर्य है अवमूल्यन की तुलना में जहां बाजार द्वारा दो मुद्राओं के मूल्य में कमी आना है। हाँ। थर्ड ऑप्शन है कि भारत में अवमूल्यन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, निम्नलिखित कथनों पर जाएंगे। चार ऑप्शन दिए। ठीक ठीक। फिर से रिपीट करें। हाँ, नहीं सही हो गया। पहला भी देखो, अवमूल्यन और डिप्रिसिएशन में अंतर क्या है? अवमूल्यन का मतलब है डिमांड, सॉरी, दूसरे देश की करेंसी में अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना सरकार के द्वारा जानबूझ के। जैसे मुझे अपना बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो मैंने अपने मूल्य को जानबूझ किया। लेकिन डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास का मतलब होता है कि मार्केट फोर्सेस तय करेगी, डिमांड और सप्लाई। तो वो होता है क्या डिप्रिसिएशन मतलब कि मूल्य ह्रास, उसके थ्रू। अब दोनों का मेन इंटेंशन है बढ़ाना। और भारत में अवमूल्यन अब तक भारत सरकार द्वारा 5 टाइम किया जाता है। नहीं नहीं, गलत है ये, लाइन गलत है। पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है। अवमूल्यन 3 बार किया गया ना, 1966 और 1992, लेकिन 1992 वाले को मानते नहीं सर, 49 है, 66 है, 91 है, 2016 ना ये नहीं है सर। कौन? 4 बार क्या किया है? डिमोनेटाइजेशन था, लेकिन 4 बार किया गया है। देखो मेरी बात सुनो, जो आप 1991 को बोल रहे हो मैक्सिमम किताब में आपको मिलेगा, लेकिन वो अवमूल्यन नहीं है। आधे इकोनॉमिक्स उसको मानते ही नहीं कि वो अवमूल्यन है, क्योंकि वो केवल एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस था। सही तरीके से देखा जाए तो 1949 1966 सही है, लेकिन अब 3 ऑप्शन दिए तो आपको फिर लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो सर आंसर में जो आयोग ने एक्सेप्ट किया, मैं उसका बता रहा हूँ। वो मैंने देखा है तुम्हारा क्वेश्चन, मुझे किसी और ने पूछा था एक बार। और एक क्वेश्चन था 2023 हमारे, जब हम लोग, हमारे प्रोफेसर ने इसको बताया तो मुझे याद है, तो उन्होंने कहा था कि 1991 वाला नहीं है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम लोग मानते हैं, अलग बात है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी। क्या पहले हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में। बैंकिंग प्रोसेस के लिए जाने, बैंक में जाने से पहले आपको मनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक थोड़ा सा मैं भूमिका पहले शुरू कर दूं आपको। आपके हाथ में जो ये कॉइन है, सिक्के हैं, अगर आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू देखो तो कितनी होगी? 10 के सिक्के की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? ना, 10 रुपए के सिक्के 4-5 रुपए, इम्पॉसिबल। 1 रुपए से के आसपास बैठेगी, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? लीगल टेंडर कितना है? 10 रुपए। 100 का नोट है, 500 का नोट है, एक 500 का नोट को प्रिंट करने में सरकार को 5 रुपया खर्चा करना पड़ता है, और 5 रुपए में सरकार 500 रुपए की चीजें क्रिएट कर देती है। तो इसका मतलब जो लीगल टेंडर क्या है वो सरकार द्वारा तय किया जाता है। जो प्रश्न ये है कि जो पहले स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम चलता था, अगर मैं स्टार्ट करूं तो बार्टर, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसका मतलब ये था कि अगर आपको कोई सामान लेना है किसी व्यक्ति से, तो आप सामान के बदले सामान या वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में केवल एक समस्या थी कि अगर मुझे माना एक जानवर खरीदना हो और मेरे पास गेहूं हो, तो मैं जानवर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाऊं? तो इसका मतलब ये था, जो एक्सचेंज करने में दिक्कत थी, तो उसलिए मनी का एवोल्यूशन। और मनी में आया सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो फुल बॉडी मनी होता था। एक तांबे का सिक्का होता था, और जो तांबे की इंट्रिंसिक वैल्यू, जो तांबे की ओरिजिनल वैल्यू है, और जो तांबे पर अंकित मूल्य होता था, वो बराबर होता था। सोने का सिक्का होता था तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है और वो उस पर जो अंकित वैल्यू वो बराबर होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये सीधे सिस्टम चेंज हुआ। अब आपके पास जो कॉइन्स आ गए हैं, बेसिकली उस कॉइन्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या पेपर नोट जो आ गया, इसमें लिखा है 500,
लेकिन इसका अगर ओरिजिनल प्रूफ देखो तो ये 5 रुपए इसको प्रिंट करने में लगते हैं। ये जो 10 का सिक्का है बेसिकली ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अगर आप इसको बेचेंगे मार्केट में तो हो सकता है कुछ पैसे मिले, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लोहे की क्या कीमत होगी, इससे ज्यादा कीमत नहीं होगी। तो इन सबको दूर करने के लिए एक नया सिस्टम है जिसको आप बोलते हैं पेपर करेंसी। अब जरा कुछ लिखिएगा आप, कागज मुद्रा, फिएट मनी। इसके बाद में मुझे पन्नी वाला समझा देना, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आता। ठीक। बाकी पन्नी क्या मतलब इसका वर्ड दिया है, इस तरह पास करते हैं, इरेजर ये है ना। थोड़ा समय लगेगा ये नहीं, ये कागज मुद्रा लिखो। यह लीगल टेंडर के रूप में, आप जरा सोचो कि इस कागज की मुद्रा में ऐसा क्या बात है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक कागज लेके दूं, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। पहले के जमाने में राजा महाराजा जो ये तांबे का सिक्का होता था उस पर आदेश जारी कर देते थे। सुन लो, कहानी बहुत जरूरी है, मालूम होनी चाहिए। एक आदेश जारी कर देते थे कि भैया ये जो मुद्रा है वो हमारे राज्य की मुद्रा है, इसको सब लोग एक्सेप्टेबल करेंगे, आदेश के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो आधुनिक मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें ये 500 की नोट, इसमें आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब आरबीआई का गवर्नर उसमें साइन करता है और भारत सरकार ये वचन देती है कि इस नोट को भारत की टेरिटरी में कहीं भी लेके जाओगे तो जो उसका वैल्यू 500 रुपए लिखा है तो 500 रुपए तक का वस्तुओं और सेवाओं को आप खरीद बेच सकते हैं उस पर। तो एक तरीके भारत सरकार का आदेश है और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने साइन से उसको प्रूफ कर देती है। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले जो सिस्टम था, अगर आपको नोट प्रिंट करने हैं तो जितने का आप नोट प्रिंट कर रहे हैं उसके बदले में उतना सोना आपको रखना पड़ेगा पीछे। लेकिन अगर ऐसे ही देखने लगेंगे सरकार अगर नए नोट छापने तो सोना कहां से लाएगी? सारा का सारा सोना तो गिरवी रख, उसको बैक करने में लग जाएगा, तो वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। फिर सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज की 1957 में, कहा कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम होना है, एक नॉमिनल वैल्यू रखेंगे। तो इसके बदले में ये होगा कि सरकार को जितना भी नोट छापना है उसके बदले में उतना, जिसको आप गोल्ड रिजर्व सिस्टम बोल रहे हैं, नहीं रखना पड़ेगा आपको रखना क्या पड़ेगा, आप मिनिमम रिजर्व एक अमाउंट में रख के आप उसको चाहे जितना नोट प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि सरकार जितना चाहे नोट प्रिंट कर ले। तो अब आप देखिए, जो राजा का आदेश है उसी को वह शब्द आता था फिएट, FIAT, जिसको आप बोलते हैं कागजी मुद्रा, फिएट मनी। लिखो, यह लीगल टेंडर के रूप में होती है, छोटा छोटा पॉइंट्स है तो लिखते जाओ। यह लीगल टेंडर के रूप में होती है, यह लीगल टेंडर के रूप में होती है क्योंकि यह सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त होती है, नहीं जिसमें सरकार गारंटी देती है। जिसमें सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त होती है, उसी में अपनी लाइन जोड़ लो। फिएट मनी को एक निश्चित क्षेत्र के भीतर, फिएट मनी को एक निश्चित क्षेत्र के भीतर सभी ऋणों और पेमेंट के लिए मान्यता होती है। सभी ऋणों और पेमेंट के लिए मान्यता होती है। मान्यता होती है। अगर आपको याद हो तो 2016 8 नवंबर को जब मोदी जी ने आदेश किया कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि 500 1000 के नोट बंद नहीं होंगे, उन्होंने कहा 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोट बंद नहीं किया उन्होंने। लीगल टेंडर का मतलब है कि जो उसकी वैल्यू है, जो हम अपना आदेश, हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारा 500 रुपए, मैं धारक को 500 या 1000 रुपए देने का वचन करता हूं, उस गारंटी को हम वापस ले रहे हैं और उसके बदले में उन्होंने नए नोट
पब्लिश किया और उसमें लिखा कि हाँ हम देते हैं। पुराने नोट को आप कहीं भी ले जाओगे तो सरकार की बाध्यता नहीं होगी। जब सरकार ने अपनी बाध्यता हटा ली तो वो जो नोट का 500 का नोट है या 1000 का नोट है वो केवल एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा। आज सरकार कहते हैं कि 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो जो आपकी जेब में 500 का नोट है वो जीरो वैल्यू हो जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सरकार ने आदेश दिया है और रिजर्व बैंक के गवर्नर उसमें साइन करके सहमति दी। ठीक है, अब लिखिए क्या फिएट मनी नहीं होती, लिखो कार्ड फिएट मनी नहीं होती। हाँ, क्या नहीं होती। अब आप समझो फिएट मनी है क्या, बेसिकली जिस मनी को सभी लोग एक्सेप्ट करें। आपने रुपया लिया, किसी को दिया और भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर आप 100 का नोट 10 का नोट दे रहे हैं तो मना नहीं कर सकता है। अगर उसने मना कर दिया तो उसको जेल जाना पड़ सकता है कि वो 100 रुपए दे रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं, तो लूटो पाटो नहीं, लीगल टेंडर के तौर पर कह कि हम नहीं लेंगे, आप हमको मजबूर, अगर आप ऐसा करते तो आपको देखो। फिएट मनी क्या नहीं है, लिखो कार्ड, फिएट मनी कार्ड, कूपन, शेयर, कार्ड, कूपन, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को बोलते हैं ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूति जिसको गवर्नमेंट बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स, सरकारी प्रतिभूति। अगला लिखो डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, चेक, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, धीरे बोलूं, ठीक है, एटीएम कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल मुद्रा। युगांतर, युगांतर नींद आ रही है आपको, पानी में पियो, जाओ उधर पे आओ। तुम तो यार वो जब वो ले रहे हो तगड़े से नींद ले रहे हो, सोए नहीं हुए रात में, जो तो मुंह धुल के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, जाओ। हाँ लिखो। अब आप सोचो कि जब आप स्टोर पे जाते हो या शेयर्स खरीदते हो तो वो भी एक तरीके क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को आप हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते हो। अगर मुझे इस व्यक्ति इनसे अगर एक रफ खरीदनी, माने एक दुकानदार शॉपकीपर है, मैं पैसे दूंगा तो दे सकती है, लेकिन मैं बोलूं लो मेरे क्रेडिट कार्ड ले लो, तब नहीं हो सकता। लो कूपन ले लो, कोई बॉन्ड ले लो, तब नहीं दे सकते। मनी का मतलब यह है, करेंसी का मतलब जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। जब मनी का पहले कॉन्सेप्ट आया तो पहले का सिस्टम तो सिक्के होते थे, और ब्रिटेन में जब सिक्के चलने लगे तो सब लोग करते क्या थे, एक लाइन बड़ी अच्छी फेमस है ग्रेशम की कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। करते क्या थे लोग सोना के सिक्के चलते थे, तो लोग क्या किए कि सोना को स्टोर, दो तरीके के सिक्के चलते थे, सोना और चांदी के, तो लोग सोने के सिक्कों को अपने पास भर भर के स्टोर करने लगे और चांदी के सिक्कों को चलाने लगे, क्योंकि सोना थोड़ा सा ज्यादा उनको लगता था, तो उसको पहनने गोल्ड बनवाने में अच्छा लगता है। फिर सरकार को लगा ये तो बहुत दिक्कत की बात है कि एक समय में हम दो सिक्के कैसे चला सकते हैं, तब धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हम चांदी के सिक्के ही चलाएंगे। फिर चांदी से नीचे तब कहां से चलने लगे, तो चांदी के स्टोरेज होने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि, और जब पेपर आया इस दुनिया में, पेपर सबसे पहले कहां पे आया, चीन में आया सबसे पहले। जब पेपर आया तो पेपर के बाद पेपर करेंसी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये सहूलियत था। अगर आपको 1 करोड़ रुपए ले जाना है, इतना सिक्का उठा कैसे ले जाओगे, रास्ते में कोई चोरी लूट लेगा आपको, कोई लूट लेगा, लेकिन पेपर को ले जाना आसान था। 1 करोड़ का अगर आप पेपर का मनी ले जाओ और सिक्के ले जाओ, उठा के ले जाओ, तो उसको संभालना ज्यादा इजी था। तो पेपर ने सारी सॉल्यूशन को इजाद कर दिया कि भैया अब आपको ये सहूलियत देगा। अब लिखिए जरा सा, अब लिखिए हेडिंग के रूप में बैंक मनी, बैंक मुद्रा, बैंक मनी। यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होती है, यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होती है, यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होती है।
एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, चेक, बैंक ड्राफ्ट, नेफ्ट, चेक, बैंक ड्राफ्ट, एनईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस, नेफ्ट, एनईएफटी, मैं बता देता हूं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये कहां से आ जाता है यार, इसको टाइम कैसे आ जाता है, थोड़ा सा यूज टू होने में समय लगेगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फिर क्या है आरटीजीएस, और क्या है आईएमपीएस, राइट टाइम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या हो जाएगा, रियल टाइम। अभी मैं बताता हूँ है क्या, बेसिकली इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस का मतलब है पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस का है इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम, इसका है इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो आप जान ही रहे हो। ये जितनी चीजें मैंने लिखाई ये फिएट मनी नहीं है, लेकिन बैंक अपने किससे देती है, समर्थन देती है अपना, कि भाई हम इसको एक्सेप्ट करने के, अगर आपको पेमेंट करना है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए ये फिएट मनी नहीं। कभी क्वेश्चन में आ जाए, करेंसी जो होती वही फिएट मनी होती है लीगल टेंडर, उसके अलावा कोई ये सब मनी फिएट मनी नहीं होती, लेकिन ये बैंक मनी होती है। क्योंकि अगर आपको कुछ खरीदना है तो बैंक क्या करता है, आप नेफ्ट के थ्रू एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं, आरटीजीएस के थ्रू भेज सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भेज सकते हैं, आईएमपीएस के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। लिखिए नेफ्ट क्या है, लिखो एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट के बारे में लिखो कि सभी बैंक इसके मेंबर होंगे। थोड़ा थोड़ा है, 3 से 4 लाइन का लिख लो। इसमें 8 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आप फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। 25 लाख, जिसमें जब आप भेजेंगे तो थोड़ा सा कुछ चार्ज कटता है, नॉमिनल चार्ज और प्लस जीएसटी लगता है, थोड़ा नॉमिनल चार्ज प्लस जीएसटी। इसकी खास बात यह है कि माना आपने 10 बजे किसी को पैसे, 10:10 पर किसी को पैसे भेजे, तो इनके जो सेटलमेंट होगा कब होगा, 11 बजे। तुरंत पैसे नहीं जाएंगे, 11 बजे सेटलमेंट। आपने 11:15 भेजे, 12 बजे भेजा, वो बेसिकली उनकी टीम होती है, उसको सेटलमेंट करती रहती है। नेक्स्ट लिखो आरटीजीएस, राइट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस लिखो बस। इसमें तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 25 लाख रुपए। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 25 लाख। जिसमें कि नॉमिनल चार्ज लगता है, थोड़ा जीएसटी लग जाता है, इसमें भी लगता है। तीसरा लिखो आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप कभी पेमेंट कर सकते हैं 24/7। पेमेंट कर सकते हैं, और इसकी लिमिट बैंक टू बैंक अलग होती है। ट्रांसफर करने की लिमिट बैंक टू बैंक अलग होती है। जैसे कुछ बैंक में 2 लाख रुपए है, यूनियन बैंक में 4 लाख रुपए तक एक बार आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों का अलग 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 अलग।
ये लाने का इंटेंशन ये था, ये जो बैंक मनी इसको लाने का इंटेंशन सरकार का ये था कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को 25 लाख रुपए ट्रांसफर करना है तो क्या मैं बोरे में या बैग में उठा के ले जाऊंगा? भाई मैं लेके जाऊंगा, ये सिस्टम को और वो कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो गिनने में दिक्कत होगी, आदमी को लगाना पड़ेगा। बेहतर है कि आप एक क्लिक पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर दे, तुरंत ट्रांसफर पैसा कर। तो इसलिए आरटीजीएस पे अमाउंट बड़ा है, आईएमपीएस से अमाउंट बड़ा है। 10, 20, 50 रुपए के लिए तो सरकार ने यूपीआई को मान्यता दे दी, 1000, 10,000, 1 लाख तक आप भेज सकते हो एक दिन में। लेकिन अगर इससे बड़ा ट्रांजैक्शन है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 4 लाख का है, तो आप आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हो या आरटीजीएस के थ्रू कर दो। जितने बड़े व्यापारी बिजनेसमैन हो क्या करते हैं, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो ये सरकार के लिए आसान हो गया कैलकुलेशन में, और ये जो समय की बचाया, और दूसरी बात लोगों को, बड़े व्यापारियों को पैसा लेके घूमना नहीं पड़ेगा, इसलिए आरटीजीएस इसमें बैंक टू बैंक डिफर करता है। अच्छा। 2 लाख मिनिमम लिमिट है, लेकिन यूनियन बैंक के मैं बताऊं आपको 4 लाख रुपए देता है यूनियन बैंक। तो इसका मतलब ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। अब लिखिए विश्वसनीय मुद्रा, फिडुसरी मनी। विश्वसनीय मुद्रा, फिडुसरी मनी, ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतानकर्ता, ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के रूप में, विनिमय मतलब एक्सचेंज, विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक नोट्स, चेक, बैंक नोट। क्या चेक एक फिएट मनी है? कैसे चेक मनी नहीं है? क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि मतलब हम इसको धारक को कितना भी भरा जा सकता है। अगर मुझे कुछ खरीदना है, चेक इसलिए नहीं है क्योंकि चेक हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते नहीं भैया हम तुमको चेक में ही पेमेंट करें। हाँ, उससे रिक्वेस्ट कर सकते, वो मानता है बात तो ठीक है। फिएट का मनी है कि आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते, और सरकार ने उसमें क्या दिया है, गारंटी दी हुई है। तो ये जो बैंक है ये विश्वास के कारण चलती है, जो देने वाला है जो लेने वाले के बीच। ठीक है भैया, हमने तुमसे 30 लाख का सौदा लिया, हम तुम्हारे नाम पे 30 लाख का चेक काट देते हैं, आपको इस डेट को आप जाके इस डेट को क्या करिएगा, भजा लीजिएगा, आपको उतना पैसा मिल जाएगा। दोनों के बीच में विश्वास है। और जब आपने चेक काट दिया, अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो आपको जेल की हवाला खानी पड़ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब आप चेक कभी किसी को दीजिए तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। आप आपके समय, जिस समय आप उसको प्रॉमिस करें भैया जाके पैसे निकाल रहे हो, तो एक बार अकाउंट को क्रॉस चेक कर लो कि है कि नहीं पैसे। अगर चेक बाउंस हुआ तुरंत आपको फोन आना शुरू हो जाएगा, पुलिस तुरंत आपको ले जाएगी और आपका क्रेडिट सिविल स्कोर सब खराब हो जाएगा। तो चेक कभी बाउंस नहीं होना चाहिए। अकाउंट में पैसे हैं तभी दीजिए सामने वाले को। तो ये विश्वास में चलती है। लेकिन इसका लीगलिटी क्यों दी गई है? लीगलिटी इसलिए दी गई है कि कल को तुम जो हो तो चेक ही काटते फिरो और लेके पैसे फरार हो जाए आदमी। इसीलिए लीगलिटी इतना टफ प्रोविजन बनाया गया। चेक बाउंस हो तुम तुरंत हवालात के अंदर कि आपका कैसे बाउंस, और आपका जो सिविल स्कोर होता है, बेसिकली क्रेडिट जो स्कोर होता है वो डाउन हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि पेमेंट खत्म हो चुका हो पहले तो। कैसे पेमेंट खत्म हो? जैसे बताओ। मतलब जैसे किसी ने दिया 1 महीने के बाद, हाँ, हो सकता है उसका इमरजेंसी कोई काम लग गया और उसने सोचा कि हम तब तो ये उसकी गलती है। अगर पेमेंट है नहीं हुई मेरा मसला नहीं है। अगर आपने सचिन सिंह के नाम पे काट दिया तो चेक दिया, हाँ चेक दिया, यही तो बात है। आपने काट दिया तो उस डेट को आपने प्रॉमिस कर दिया कि भाई जाके इस दिन निकाल लें। इसलिए जब मैं किसी को चेक देता हूँ तो एक बार पूछ लेता डॉक्टर साहब पैसा वैसा है ना अकाउंट में, तो मुझे देख के हाँ हाँ ठीक है अब निकालो जाके।
अगर वो बाउंस हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको बेच लेगा, क्योंकि आपने चेक इशू ही इसलिए किया है और ये विश्वास में चलते, इसलिए इसको बोलते हैं विश्वसनीय मुद्रा। एक बार विश्वास टूटा तो आपका क्रेडिट भी डाउन होगा और दूसरी तरफ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जैसे उसको पता हो गया कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, तो हम उसको पहले बता सकते हैं कि भैया अभी मतलब है। हाँ बिल्कुल, ये बता सकते कोई हैं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात। जो पैसे भंजाने जा रहे हैं उसको बता दो भाई हमारे अकाउंट में रुक जाओ, अगर रुक गया तो ठीक है। हालांकि ऐसे ही सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं कि तुम मना कर दी तो वो जबरदस्ती जाके निकालने लगेगी, जब पैसा ही नहीं है तो बस। नेक्स्ट लिखो, तरलता क्या होती है मुझे जरा बताओ। लिक्विडिटी, कितनी आसानी से उससे खरीदा बेचा जा सकता है। किसको खरीदा बेचा जा सकता है? मतलब कुछ भी हम सर्विस सुविधा, कुछ भी कोई भी चीज है कितना इजीली करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लिखो जरा सा, तरलता, लिक्विडिटी। अब मैं आपको लिखा रहा हूं कुछ कि कौन ज्यादा लिक्विड है कौन कम लिक्विड है। पहला लिखो कैश, कैश। दूसरा लिखो करंट अकाउंट, शेयर, बॉन्ड। अगला लिखो हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। लास्ट में लिखो भौतिक परिसंपत्तियां, भौतिक परिसंपत्तियां, फिजिकल एसेट्स और मशीनरी, और मशीनरी। ये जितनी चीजें मैंने लिखाई हैं बेसिकली, इसमें जो ऊपर का कैश ये बताता है कि कितना चीजें, कोई चीज हम लिक्विड तब मानेंगे, तरल तब मानेंगे कि कितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैश तो खुद ही कन्वर्ट है करेंसी में, तो आप जितना आइटम लिखे हो उसमें ये देखना है कि कितना जल्दी आपको कैश के रूप में कन्वर्ट कर देता है। मशीन बेचोगे तो आपको समय लगेगा, आप मशीनरी बेचोगे फिर पैसे मिलेंगे, संपत्ति बेचोगे पहले मसला। करंट अकाउंट से आप तुरंत पैसे निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट आप तुरंत पैसे निकाल सकते हो, आरबीआई के पास डिपॉजिट तो आप पैसे निकाल सकते हो, शेयर्स को आप बेच के पैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बॉन्ड को बेच के पैसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैश के कंपेरिजन में कम रहेगा ये, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी लिक्विड है ना। लिक्विडिटी तरलता का मतलब होता है कोई भी चीज कितना जल्दी करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी तरलता। नेक्स्ट लिखिए, मुद्रा जमा अनुपात, हेडिंग के रूप में जमा अनुपात, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। कैश की सबसे ज्यादा होगी तो सबसे नीचे सबसे कम होगी। कोई भी चीज अगर आप संपत्ति बेचोगे तो तुरंत कैश आपको नहीं मिलेगा, वो बेचेंगे उसके बाद मिलेगा। शेयर में आपने बेचा तुरंत आपके अकाउंट में, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे हो सकता है, शाम तक आपके अकाउंट में पैसे कुछ ट्रांसफर हो जाए। तो कोई चीज कितना जल्दी पैसे में यानी करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम तरलता बोलते हैं। तो कैश ऑलरेडी उसके नीचे जितना है वो क्या, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे कम लिक्विड है। लिखो, यह धन का वह अनुपात है, यह धन का वह अनुपात है जो जनता द्वारा रखी गई, या धन का वह अनुपात है जो जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और बैंक में जमा मुद्रा के मध्य होता है। यह धन का वह अनुपात है
जो जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और बैंक में जमा मुद्रा के मध्य होता है, इसको बोलते हैं CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CU अपान DD। CU लिखो, CU का क्या मतलब होता है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी। हाँ, पब्लिक इन करेंसी, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी। सिंपल है, मैं उसका मतलब बता देता हूं। इसको आप CU बोलते हैं, और DD है डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं इसको, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन डिपॉजिट्स। हाँ, खाना वाना भी ले आए हो क्या? नहीं, अमन एक लड़का है बैठ कर। अच्छा, मनी हेल्ड बाय, ठीक है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन डिपॉजिट्स। जो पहला टर्म है, क्या लिखा है मैंने, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन, जो आपके पास ये अकाउंट में घूम रहा है, जो आपकी पॉकेट में, जो दुकानदार के पास है, ये सारा CU का पार्ट है। आपके बैंक में जो रखा हुआ है वो सारा CU का पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो आपने बैंक के रूप में रखा, जो आपने ये जेब में है, आपकी पॉकेट में है, जो आपके घरों में रखा हुआ है, ये सारा, इन दोनों के बीच के रेशियो क्या बोलते हैं, CDR बोलते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है तो किसमें कमी हो रही है? करेंसी रेशियो डिपॉजिट रेशियो कब बढ़ेगा? जब डिमांड डिपॉजिट कम होगा, जब ये कम होगा। मैथमेटिक्स में क्या है, बेसिकली 8/4 करते हो, लेकिन अगर इसको कम कर दो, ये हो जाएगा 2:1, ये कितना हो जाएगा 4:1। तो जब भी सरकार को फेस्टिवल के टाइम क्या होगा, लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अक्षय तृतीया आ गया, दिवाली आ गया, होली आ गया, ईद आ गया, तो लोगों को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है, तो सरकार क्या करती है, डिमांड डिपॉजिट घटाना शुरू कर देती है। इसलिए बैंकों में पैसे डालना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको बढ़ाना होता है ये बेसिकली, क्योंकि लोगों के पास जब करेंसी जाएगी, लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। सरकार का मेरी टेंशन, जब खर्चा होगा तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी। तो CDR को फेस्टिवल के टाइम में बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, मुद्रा जमानुपात, सॉरी आरक्षित जमानुपात, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जमा अनुपात। आरक्षित जमानुपात, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसमें लिखो, यह कुल जमा का वह अनुपात है, यह कुल जमा का वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। कोई मुझे 5 वाणिज्यिक बैंकों के नाम बताओ। का नाम वो हो गई, जैसे बड़ौदा बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया PNB हो गई, और कॉर्पोरेशन हो गई, और HDFC, लेकिन ये अनुसूचित नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, PNB, यूनियन बैंक, इनका सब वो केंद्रीकरण कर दिया गया 14 बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, जो कि क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। और ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं कि आप सोचो कि अगर आपको लोन देने जाना है, लोन लेना है इनसे, तो जब आप इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो सीधे लोन नहीं देते हैं, कुछ हिस्सा डिपॉजिट का टोटल जो इनके पास जमा होता है, उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा ये RBI के पास रखते हैं, कुछ CRR के रूप में रखते हैं। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कल को अब बैंक का सिस्टम काम कैसे करता है, बैंक का सिस्टम ऐसे काम करता है कि आप, कुछ लोग जमा करने पैसे जाते हैं, कुछ लोग निकालने जाते हैं, लेकिन जरा सोचो
कि भारत की पूरी जनता बैंकों के पास पहुंच जाए, हमारे पैसे वापस करो, तो उस समय बैंक का सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तब हो सकता है जब कोई एक्स्ट्रा मतलब इमरजेंसी है, जैसे पेंडेमिक आ गया था, लोग बैंकों के पास पहुंच गए, भैया हमको पैसे दो पैसे दो। तो कहने का मतलब बैंक सिस्टम इसलिए काम करते हैं, 4 लोग जमा करने आते हैं, 10 लोग निकालने आते हैं, ऐसे सिस्टम चलता रहता है बैंकों का। तो वाणिज्यिक बैंक बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मतलब ऋण को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। आरबीआई में आपका खाता नहीं होगा, आरबीआई में किसी का खाता नहीं होगा, आपका खाता होता है बैंकों, वो भी बैंक की बात नहीं कर रहा, वो तो बैंकों का बैंक है, वो तो बैंकों का बैंक है। इसका मतलब ये है कि जब भी सरकार को अगर अपने लिक्विडिटी बढ़ानी है, इन कॉमर्शियल बैंक के थ्रू क्या करती है, पब्लिक के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। लिखो इसका फॉर्मूला, लिख लो, रिजर्व मनी ऑफ बैंक अपॉन टोटल डिपॉजिट, मतलब कुल जमा। रिजर्व मनी ऑफ बैंक अपॉन टोटल डिपॉजिट, कुल जमा। अब हम जो कॉन्सेप्ट में इतना कहानी बताने की मेरा इंटेंशन था, ये पढ़ाना आपको सप्लाई ऑफ मनी। भारत में मनी सप्लाई को किस तरीके से परिभाषित किया है, कौन कौन से कमिटियां आई, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत टफ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हो गई। हाँ, थोड़ा हो सकता है आपको इंटरेस्ट कम ही जगह इसमें। जरा लिखिए, पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिएगा जो काम आ सकते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में काम करती है तथा इसमें सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा सम्मिलित होती है। मुद्रा, अब देखो कोई डेफिनेशन लिख दो थोड़ी सी। मुद्रा कोई भी संपत्ति, अगली लाइन से मुद्रा कोई भी संपत्ति जिसमें क्रय शक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य करने की क्षमता। निवास के रूप में कार्य करने की क्षमता, इसको कहा था मिल्टन फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट लिखो, मुद्रा, मिल्टन फ्रीडमैन बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और वो ब्रिटेन सरकार के लिए, जैसे हमारे यहाँ शक्तिकांत दास हैं, मनमोहन सिंह हैं, अमर सेन हैं, वैसे उनके टॉप इकोनॉमिस्ट हैं मिल्टन फ्रीडमैन, और मिल्टन फ्रीडमैन को नोबेल भी मिला है। नेक्स्ट लिखो, मुद्रा कुल तरलता के रूप में एक डैश बना के लिखो, रेडक्लिफ कमेटी दृष्टिकोण, रेडक्लिफ या रेडक्लिफ लिख लो। जो रेडक्लिफ देखा नहीं है वैसे तो अलग है, ये अलग है फिलहाल।
मुद्रा में वे सभी संपत्तियां, उसे में लिखना, मुद्रा में वे सभी संपत्तियां सम्मिलित हैं जिन्हें क्रय की वित्तीय व्यवस्था, जिनमें क्रय की वित्तीय व्यवस्था के रूप में, प्रयोग में लाया जा सके, या परिवर्तित किया जा सके, अब अगली हेडिंग डालो, भीतरी मुद्रा इनसाइड मनी तथा बाहरी मुद्रा आउटसाइड मनी। अगली हेडिंग, भीतरी मुद्रा इनसाइड मनी तथा बाहरी मुद्रा आउटसाइड मनी। एक्सटर्नल नहीं, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, इस धारणा का प्रतिपादन जॉन गुर्ले तथा एस शॉ ने 1960 में किया। हाँ, एस शॉ, गुर्ले एंड शॉ बोलते हैं बेसिकली दोनों में, गुर्ले एंड शॉ। 1960 वह मुद्रा जो अर्थव्यवस्था की भीतरी निजी इकाइयों के ऋण पर आधारित हो, जैसे बैंक जमा का उस सीमा तक भाग जो उसके द्वारा निजी क्षेत्र को दिए गए ऋण के बराबर उसे भीतरी मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया का परिणाम होती है। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया का परिणाम होती है। इस प्रकार की मुद्रा का सृजन त्रिपाठी, उनके युगांतर के पास बैठ जाऊं तो क्या लिख रहे समझ में आएगा। सृजन व्यापारिक बैंक और गैर बैंकिंग मध्यस्थों द्वारा हो सकता है, ये गैर बैंकिंग क्या होती है, जरा मुझे कोई बता सकते हो। एनबीएफसी बेसिकली नॉन फाइनेंशियल बैंक, ये होते क्या है बेसिकली? इनको सिक्योरिटी नहीं जमा करना, कौन सी सिक्योरिटी? आरबीआई कहते कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर।
अच्छा, और क्या मालूम है? मतलब ये अनुसूचित बैंक के अंतर्गत जी नहीं बताएं आता। बेटा, क्या करती हैं? आप लेने जाओगे, आपको लोन देगी? अच्छा, और कोई मुझे बताओ। मेरी पीएचडी एनबीएफसी पे ही चल रही है। एनबीएफसी बेसिकली होता है, जैसे बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है? बैंक आपसे पैसे जमा करता है, आप डिपॉजिट कर सकते हो। एनबीएफसी आपसे कभी पैसे जमा करने को नहीं बोलेगी, जिसको आप बोलते हैं कि डिमांड डिपॉजिट आप जमा कर सकते हैं। एनबीएफसी को तमाम रूल्स और रेगुलेशन में छूट मिलती है। आपको बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं, जैसे अटल टनल, आपने नाम सुना है? अटल टनल तो बना, तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको फाइनेंस एनबीएफसी करती है। अगर आपने बैंक का पैसा वापस नहीं किया तो आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। लेकिन एनबीएफसी डिफॉल्ट कर जाए, दिवालिया हो जाए, तो ऐसे केस में नहीं होता, उसके तमाम प्रोविजन हों। तो तमाम तरीके की छूट होती है एनबीएफसी को। अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि एनबीएफसी को बैंकिंग सिस्टम के तरीके से काम करवाया जाए। सरकार नहीं, कुछ लोग अभी चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर एनबीएफसी लोकल लोगों से पब्लिक डिपॉजिट करने लगी तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती 5-6%, और इन्होंने कह दिया हम 8% देंगे, तो जो नॉर्मल ये व्यापारिक बैंक है इनका तो भट्टा बैठ जाएगा भाई। तो अभी तक ये मार्केट में पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब लिखो सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला? ये बैंक और बैंकिंग, गैर बैंकिंग मध्यस्थों द्वारा हो सकता है। बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग मध्यस्थों द्वारा हो सकता है। बाहरी मुद्रा वह मुद्रा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के, बाहरी मुद्रा वह है जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष ऋण या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष ऋण या दायित्व जैसे चलन में मुद्रा पर आधारित हो, चलन में मुद्रा पर आधारित हो, चलन में मुद्रा पर आधारित हो, बाहरी मुद्रा सरकार द्वारा सृजित, बाहरी मुद्रा सरकार द्वारा सृजित आधार मुद्रा पे आधारित होती है, सृजित आधार मुद्रा पे आधारित होती है। यह मुद्रा लोगों का शुद्ध धन है, यह मुद्रा लोगों का शुद्ध धन है, जिसके साथ मुद्रा के धारक की संपूर्ण देयता नहीं होती, मुद्रा के धारक की संपूर्ण देयता नहीं होती है। अब अगली हेडिंग लिखो, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, सुखमय कमेटी लिखो। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1985 में दी, जिसकी प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार हैं। जिसकी प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार, पहला संस्तुतियां इस प्रकार की। पहला, थोक मूल्य सूचकांक
इसको आप बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसको पूरा कैसे साफ करेंगे? ऐसे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा की माप का M3 तथा M1। अब ये बताऊंगा M3 M1 M0 है क्या, ये बताऊं। हाँ, लिक्विडिटी है, कैसे कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहले लिख लो एक बार। मुद्रा की माप का M3 तथा M1 से अधिक व्यापक तथा वांछनीय माप है। व्यापक तथा वांछनीय माप। व्यापक तथा वांछनीय माप। नेक्स्ट, उसी में कम मूल्य पर साख व्यवस्था को वरीयता नहीं देनी चाहिए। कम मूल्य पर साख व्यवस्था को वरीयता नहीं देनी चाहिए। साख क्रेडिट नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, ऋणों की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋणों की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1998 में रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट के बाद आरबीआई ने रेड्डी कमेटी रिपोर्ट के बाद आरबीआई ने मौद्रिक समुच्चय M0, M1, M2 और M3 और L1, L2, L3 को वरीयता दिया। अभी बताता हूं है क्या ये, बेसिकली को वरीयता दिया है, स्वीकार किया। लिख लिया? अब लिखो M0 हेडिंग। M0 को बोलते हैं प्रारक्षित मुद्रा। M0 के बराबर लिखो जनता में चलन, जिसको आप बोलते हैं CC, C DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है जनता में चलन, डिमांड डिपॉजिट। और दूसरा लिखो RBI के पास बैंकों का जमा, डिमांड डिपॉजिट, जनता में चलन। RBI के पास बैंकों का जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। ये बेसिकली होता है कैश एंड करेंसी। ये होता है डिमांड डिपॉजिट। जनता में चलन प्लस RBI के पास बैंकों का जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। ये कैश होता है बेसिकली जो आपके हमारे पॉकेट में, हम सबके बात हमारे बैंक में, हमारे लॉकर में, हमारी पॉकेट्स में सारे के सारे। ये जो डिमांड डिपॉजिट होती है सर, जो आपने बैंक में जमा की हुई है पैसे, इन दोनों में अंतर है। जो आपकी जेब में पॉकेट में है वो कैश का पार्ट है, लेकिन जो आपके बैंकों में रखा हुआ है अभी वो कैश फॉर्म में नहीं है।
आपका पैसा बैंकों में रखा हुआ, आप बैंक जाएंगे, बैंक से कन्वर्ट कराएंगे, फिर आपको कैश मिलेगा। और तीसरा अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो बच गया सब अदर डिपॉजिट हो गए ना। अब लिखो कि अदर डिपॉजिट में तीन चीजें कौन सी आती हैं। देखो अदर डिपॉजिट में लिखो कौन कौन सी हैं। तीन चीजें होंगी, कैश एंड करेंसी, दूसरा होगा डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा है अदर डिपॉजिट। लेकिन अदर डिपॉजिट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो बच गया वो सब इसी में आएंगे। अदर डिपॉजिट में लिखो तीन चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली। पहला देखो अर्ध सरकारी जमाएं अदर डिपॉजिट में, अन्य जमा जिसको आप बोल रहे हैं, अर्ध सरकारी जमाएं। जिसमें लिखो प्राथमिक डीलरों सहित, उसी में अर्ध सरकारी जमा में प्राथमिक डीलरों सहित अन्य वित्तीय संस्थान, प्राथमिक डीलरों सहित अन्य वित्तीय संस्थान। दूसरा लिखो विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकार के खाते में राशि। विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकार के खातों में राशि। विदेशी केंद्रीय बैंक और सरकार के खाते में राशि। नेक्स्ट लिखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अन्य एजेंसियों के खाते में जमा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आप IMF बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अन्य एजेंसियों के खाते में जमा राशि। मतलब समझ में आया तीनों का। इसके अलावा भी सरकार, जब आप बैंकिंग सेक्टर का कुछ जमा RBI के पास होता है, और सरकार का कुछ पैसा, जरूरी नहीं कि सरकार का स्टेट बैंक केवल यहीं पे है, सरकार की स्टेट बैंक की शाखाएं विदेशों में है, सरकार की कॉमर्शियल बैंक की शाखाएं विदेशों में, तो वहां भी पैसा जमा हुआ है ना ऑलरेडी रुपया, तो वो भी इसका पार्ट होगा अन्य जमा का। IMF के पास जमा है, क्योंकि हमारे तमाम अकाउंट्स होते हैं। राज्य सरकारों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है बेसिकली, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी अदर डिपॉजिट का पार्ट होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये दे लेके जो अदर डिपॉजिट में 4 ऑप्शन दे देगा, 3 मैच करेगा ये तीनों वाला, और चौथा कुछ और दे देगा, और आपको पूछेगा इसमें कौन सा नहीं है अदर डिपॉजिट का पार्ट। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो M1। M0 से क्या होगा फिर M1। जब भी M1 आए तो सबसे पहला काम करना M0 को जोड़ दो, प्लस का साइन लगा दो। अब लिखो इसमें प्लस के बाद लिखो जनता में चलन, सॉरी ये तो M1 का पार्ट, M0 का पार्ट हो गया। इसमें लिखो कि M1 की M1 की डाकघर बचत में जमा राशि। इसमें लिख देना आगे डाकघर में जमा राशि, जमा राशि। M1 तो M0 तो होगा ही इसमें, लेकिन और क्या होगा इसमें प्लस डाकघर में, जो डाकघर में जो पैसे जमा होते हैं वो किसका पार्ट हो जाते हैं M1 का। अब लिखो M2। M1 को आप बोलते हैं नैरो मनी,
संकीर्ण मुद्रा। M3 को लिख, M1 होगा, M2 लिखो, M2 लिखो। M2 में लिखो M1 प्लस हो गया फिर से यहां पे आ जाएगा M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास कुल जमा, लास्ट में लिखो M3, M3 लिखो, जिसमें होगा M2 प्लस M2 प्लस M2 प्लस, इसमें एक्सक्लूड करेंगे हम NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको छोड़ के बाकी राष्ट्रीय बचत पत्र। अगर आपने NSC खरीदे हो, आपके कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने NSC खरीदते थे राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसमें सरकार तमाम तरीके की छूटें देती थी, इसको छोड़। अब लिखिए, इसमें प्लस करके आपने बताया कि खाली प्लस। अच्छा ठीक है, फिर से लिखो, फिर से लिखिए। M1 में आपको लिखना है क्या, C कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट पर रिजर्व बैंक के पास हर जमा। M2 में लिखो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या बचत बैंक में जमा, लिख लिया। M3 में लिखो M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों के समय जमा है, टाइम डिपॉजिट इसको बोलते हैं। M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी, M3 में लिखोगे M1, M3 इज इक्वल टू M1, M2 लिखा जाए। अच्छा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, M2 को आप लिखोगे M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये हो गया। पोस्ट ऑफिस सेविंग मतलब डाकघर में जो बचते हैं उसी को अंग्रेजी होगा M2 में। इसमें तो अपने सब लिखा था बैंकिंग प्रणाली के पास कुल जाने में M1। अच्छा वो मेरे गलती से हो गया, तो फिर से काट के फिर से लिखो, सब बता रहे हैं। अच्छा ऊपर हो गया, अच्छा लिखो M1 का लिखो, फिर से लिखो, वो मेरे दिमाग से मिस कर गया। M1 लिखो, C लिखो कैश इन हैंड, C प्लस DD प्लस OD, तीन चीजें लिखो। M0 में देखो ऐसा है चक्कर, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो, अगर आप इसको ये नहीं करना चाहते हो तो M0 में आप ऐसे कर सकते हो, M0 में ही लिखो। दरअसल हुआ क्या है, मैं कंफ्यूजन आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन क्या हुई है कि बहुत लोगों ने इसको M0 से माना है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसको M1 से माना है। तो जो M1 है बेसिकली वही M0 है, लेकिन बहुत सारे साथियों ने माना कि M0 को आप नैरो मनी को हटाकर आप उसको M1 से माने, तो इसलिए कंफ्यूजन है। अगर आपने M0 लिख लिया है तो आप M0 ही रहने दीजिए। M0 में आप लिखेंगे C प्लस DD प्लस OD, ठीक। अब M1 में लिखो, M1 में लिखो M0 प्लस पोस्ट डाकघर, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, डाकघर में जमा करते हैं। सर हम मेरा लिखा है। अरे नहीं ये है भाई, तो तुम लोग कैसे कंफ्यूज कर दिए मुझको? अरे सर आप दो में तीसरे वाले में दो एलिमेंट हो गए। अरे ठीक है, M2 को मैच करो, M2 को 1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में, ठीक, ये ठीक हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। M4 में
M3, हाँ M3 में हो जाएगा M2 प्लस पोस्ट ऑफिस से कुल जमाएं, पोस्ट ऑफिस से कुल जमाएं जिसमें NSC इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, सर ऐसे लिखा है सर, आप कंफ्यूज हो गए। अरे यार तुम लोग बोल दिए, मुझे लगा मैं उल्टा मैं गलत बोल दिया, मेरे दिमाग में चल रहा है। खैर खैर चलो चलो अब लिखो 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 आगे लिखो। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं यार, वो जानते रहो बहुत है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगला लिखो M1 M0 की धारणा, इसमें सबसे तरल धारणा, जरा मुझको ये बताओ कि सबसे तरल कौन कौन है? M1 सबसे तरल M1 कैसे हो जब मैंने M0 लिखाया है आपको? तो M0 लिखाया था पहले आपको, तो वही तो सबसे तरल होगा जब से छोटा होगा, जो इजीली कैश के रूप में कन्वर्ट होगा। M0 होगा सर, M0 होगा ना, अब समझ में आया। अगर M1 तब होगा जब हम जीरो को नहीं मान रहे हैं। बहुत सारी किताबों में M0 का धारणा नहीं दिया गया। हाँ M1 अगर है तो आप M1 को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। M3 को ब्रॉड मनी, व्यापक मुद्रा कहते हैं, लेकिन तब जब आप 4 तरीके की मुद्रा को माने, M0 M1 M2 M3। ठीक है, चलिए लिखिए। M3 के बाद लिखो। मेरी मानो तुम लोग एक काम मेरे से कर लो कि जहां M0 लिखा है उसको 1 2 3 4 मान लो बस। सर लिखा है सर, अब काट यही लिखा है, सही में नहीं उसको आप वही मान लो सीधे सीधे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। तो तो आप M1 को लिखो सबसे तरल मुद्रा। कोई नहीं सर, आप आगे नहीं आप वो कर लो, आप वो कर ही लो, क्योंकि वो बाद में मैं बताऊंगा तो बार बार मुझे M1 M3 बताना पड़ेगा आपको। लिखो 0 को 1 मान लो बस, आपको वही चेंज कर देना है बस। नहीं मान लो क्योंकि फिर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जहां M0 होगा वहां लिख लो, लिख लो। अच्छा लिखो 1967-68 में, हाँ आगे 1967-68 में RBI मुद्रा की पूर्ति का 68 में RBI मुद्रा की पूर्ति का केवल एक ही माप प्रकाशित करती थी। 67-68 में प्रकाशित करती थी। जिसमें कि M बराबर CC DD प्लस M बराबर C प्लस DD प्लस OD के रूप में ही व्यक्त था। M बराबर OD के रूप में व्यक्त था, जो कि बाद में M1 के रूप में व्यक्त हुआ। M1 के रूप में व्यक्त हुआ। 1964 की रिपोर्ट के बाद शुद्ध बैंकिंग सिद्धांत पे आधारित थी। 1964 की रिपोर्ट के बाद शुद्ध बैंकिंग सिद्धांत पे आधारित थी। तब आरबीआई ने व्यापक मुद्रा की अवधारणा को स्वीकार किया। व्यापक मुद्रा को स्वीकार किया। लिख लिया? अब लिखो वाई रेड्डी कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, वाई रेड्डी भारत में क्या थे? वेतन आयोग के 15 अध्यक्ष। वेतन आयोग के थे, वित्त आयोग। हाँ वाई रेड्डी क्या कभी गवर्नर वगैरह भी थे क्या? उनकी नोट पे साइन देखा है ना, यागी रेड्डी। यागी रेड्डी कमेटी
वाईवी रेड्डी कमेटी तथा मुद्रा पूर्ति की अवधारणा चक्रवर्ती कमेटी ने मौद्रिक प्रणाली के क्रियाशीलन के संबंध में अपनी रिपोर्ट 1985 में दी। मौद्रिक प्रणाली के क्रियाशीलन के संबंध में अपनी रिपोर्ट 1985 में दी। उसके बाद 1992 में अनेक वित्तीय परिवर्तन आए। अनेक वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन आए। यावी रेड्डी ने समूह ने वाईवी रेड्डी समूह ने अपनी रिपोर्ट जून 1998 में दी, जिसकी संस्तुतियां इस प्रकार थी। संस्तुतियां मतलब रिकमेंडेशन, जिसकी संस्तुतियां इस प्रकार थी। पहला, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन्होंने शुरुआत की थी M0 से, फिर बाद में जो है उन्होंने M1 माना, इसीलिए कंफ्यूजन की सिचुएशन। लेकिन अगर आपसे में कोई पूछे, क्योंकि हमेशा जो नया एडिशन होता है वही वैल्यू वही काउंट होता है, तो आप क्या बताओगे? M1 M2 M3 M4। बाद में ये भी कट गया और नया कंडीशन आई L1 L2 L3 की। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बात कि पहले M0 शुरू किया गया, जो M1 था वही M0 बन गया। तो आपको लिखो, अब लिखो। तो अगर मैं आपसे पूछूं नैरो मनी क्या है, संकीर्ण मुद्रा क्या है, तो आप क्या बताओगे? M1। और व्यापक मुद्रा क्या है? NSC को कौन से मुद्रा में आता है जो जिसको एक्सक्लूड हटा देते हैं? M4 में। अभी मैंने लिखा है M3 तब मानोगे जब तुम M0 को मान रहे हो, लेकिन अगर M1 M2 M3 4 मान रहे हो, ये कंफ्यूजन है, ये सबको कंफ्यूज रखता है। आपके समय मैं भी बहुत, अभी भी देखो तुम लोग बताए, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो याद रखना। अब लिखो यहां 4 प्रकार के मौद्रिक समुच्चयों। तो आप जनरली आपको दिमाग में होना चाहिए, संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी है M1 और व्यापक मुद्रा क्या है? M3। नहीं, ब्रॉड मनी मैंने बोला M3। और कौन सी मुद्रा में जो हम NSC को घटा देते हैं जब M4 कैलकुलेशन करते हैं, उसका NSC को जोड़ते नहीं है, राष्ट्रीय बचत पत्र को। एक क्वेश्चन आया था नेट में, उसने चारों को पॉइंट को दिया था और NSC को जोड़ दिया था, और सब लोगों ने उसको सही टिक मार के चले आए, जबकि वो एक्सक्लूड होता है, मतलब इससे हट के निकाला जाता है। लिखो M0 4 प्रकार के मौद्रिक समुच्चयों का संकलन। इसमें M0 और M0 का ब्रैकेट में लिखना मौद्रिक आधार या रिजर्व मुद्रा। M1 संकीर्ण मुद्रा। M2 तथा M3 को ब्रॉड मनी विस्तृत मुद्रा, विस्तृत लिखो या व्यापक मुद्रा। M2 तथा M3 विस्तृत मुद्रा या व्यापक मुद्रा, जिनका संकलन प्रगतिशील
इनका संकलन प्रगतिशील तरलता मानक के अनुरूप तरलता मानक के अनुरूप तैयार बैंकिंग क्षेत्र के मानक के अनुरूप तैयार बैंकिंग क्षेत्र के बैलेंस शीट के आधार पे किया जाएगा। बैलेंस शीट के आधार पे किया जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के बैलेंस शीट के आधार पे किया जाएगा। ये बैलेंस शीट क्या होती है? इस साल का लेखा जो हाँ, बैलेंस शीट लेखा जो होता है वो लेखा डेट और लाइन। इस साइड क्या होता है और इस साइड क्या होता है, जरा मुझे बताओ। आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग। कॉमर्स आप में से किसी ने पढ़ा है? कॉमर्स बैलेंस शीट बनाई होगी फिर। नहीं पता। इस साइड क्या होती है बताओ? आउटस्टैंडिंग और प्लस एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। दाहिने साइड में सारी संपत्तियां होती हैं बेसिकली। इधर सारी लेफ्ट साइड में क्या होती है? सारी देयताएं होती हैं, लायबिलिटीज और एसेट। इधर होती है लायबिलिटीज, इधर क्या होती है? ये दोनों जब क्या क्या हमेशा मैच करनी चाहिए। ये दोनों हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं की है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी। पहले आपका बनता है, क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपका क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और फिर बनती लास्ट में क्या? बैलेंस शीट। लिखो अगला, नेक्स्ट उसी में तीन तरलता समुच्चयों, तीन तरलता समुच्चयों, तीन तरलता समुच्चयों जिसको आप बोलते हैं लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स तरलता समुच्चयों, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। लिखो L1, L2 तथा L3 का संकलन, उसी में लिखो L1, L2 तथा L3 का संकलन। L1, L2 तथा L3 का संकलन। नेक्स्ट लिखो उसी में लिखो इसके अंतर्गत उन सभी, इसके अंतर्गत उन सभी वित्तीय लेन देन व्यवहारों, उन सभी वित्तीय लेन देन व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय लेन देन व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो बैंक जमा की तरह लगते हैं। सम्मिलित किया जाता है जो बैंक जमा की तरह लगते हैं। बैंक जमा की तरह लगते हैं जिन्हें मौद्रिक संपत्तियों के समकक्ष, जिन्हें मौद्रिक संपत्तियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, संपत्तियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं जो कि इन व्यवहारों से संबंधित हैं, वित्तीय संस्थाएं जो कि इन व्यवहारों से संबंधित हैं, इन व्यवहारों से संबंधित है, वे गैर मौद्रिक वित्तीय मध्यस्थ हैं। वे गैर मौद्रिक वित्तीय मध्यस्थ हैं। गैर मौद्रिक वित्तीय मध्यस्थ हैं जो बैंकों की तरह साख का सृजन नहीं करती, जो बैंकों की तरह साख सृजन नहीं करती।
कितने टाइप की एनबीएफसी होती है जरा मुझे बताइए, गैर वित्तीय संस्थाएं बताओ कितने तरीके की होती है? दो होंगी, वित्तीय और एक फाइनेंशियल, दो टाइप के जो चार तरीके की होती है। पहला होता है लोन कंपनी, दूसरा होता है एसेट फाइनेंस कंपनी, तीसरा होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग कंपनी, चौथा होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर आपने कभी रेलवे का टिकट बुक किया हो तो एक रुपया से कम आपका कभी इंश्योरेंस काट लेता है, उसको जरा ध्यान से देखना, वो भी एनबीएफसी ही है। आपने टाटा कैपिटल का नाम सुना होगा, सुना है? आपने रिलायंस कैपिटल का नाम सुना होगा, चोलामंडलम का नाम सुना होगा, या मैं और बताता हूं, मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, बजाज फिनसर्व का नाम सुना होगा, और आपने सुना होगा सुंदरम का नाम सुना होगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का नाम सुना होगा। ये बेसिकली करती हैं जब आप कभी गाड़ी खरीदने जाओगे तो उसमें क्या करती हैं, जो आपका लोन पास करती है ये सब पास करती है। बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, ये एनबीएफसी होती है। आप सोचो कि अगर मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मेरा काम है बड़े बड़े रोड के टेंडर लेके सड़कें बनाना, तो सरकार को पता है कि नॉर्मल बैंक इतना पैसा नहीं देंगे। अभी जाओ पीएनबी के पास पैसे मांगने जाओ, हमको इतने 100 करोड़ का चाहिए हमको रोड बनानी, पीएनबी देने से घबराएगा। एनबीएफसी को लेने में समस्या नहीं महसूस होगी क्योंकि उसका रोज का है डीलिंग, 100, 200, 500, 1000, 10,000 करोड़, लाख करोड़ का डीलिंग उनका हमेशा मेंटेन। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं अगर आप देखो तो जनरली यही लोग का ठेका लेके बना बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक डीलिंग में आ जाए, मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करें और अच्छा रिटर्न दें लोगों को, तो ये कोशिश बराबर करना है उससे। हायर लीजिंग मतलब जो आप लीज पे सामान लेते हैं, हायर परचेज जो इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, ये सारा एनबीएफसी आपके सामान, ठीक है? उसे में लिखो, कहां तक बोला था मैंने? नहीं करती ना। इन गैर मौद्रिक, इन एनबीएफसीज, इन एनबीएफसी या हिंदी में लिखो, इन गैर मौद्रिक वित्तीय, इन गैर मौद्रिक वित्तीय मध्यस्थों जिनमें डाकघर भी सम्मिलित है, जिनमें डाकघर भी सम्मिलित है, डाकघर भी सम्मिलित, पोस्ट ऑफिस, डाकघर भी सम्मिलित है, कॉमा की संपत्तियां दीर्घकालीन के बाद इन ब्रैकेट में लिखना कम तरल होती हैं। दीर्घकालीन, जब कोई चीज लॉन्ग टर्म होगा तो ऑलरेडी को कम, लेस लिक्विड होगा, कम तरल होती है, कम तरल होती हैं, जबकि बैंकों की संपत्तियां अल्पकालीन होती हैं, जबकि बैंकों की संपत्तियां अल्पकालीन होती हैं। नेक्स्ट लिखो, रिजर्व बैंक द्वारा M0 का संकलन साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा, बस मालूम होना चाहिए आपको, रिजर्व बैंक द्वारा M0 का संकलन साप्ताहिक आधार पर किया जाता है, जबकि M2 तथा M3 का संकलन पाक्षिक आधार पर, पाक्षिक मतलब 15 दिन, जबकि M2 तथा M3 का संकलन पाक्षिक आधार पर किया जाता है, पाक्षिक मतलब 15 दिन के आधार पर किया जाता है। जी फिर से बोलूं, रिजर्व बैंक द्वारा M0 का संकलन साप्ताहिक आधार पर किया जाता है, जबकि M2 तथा M3 का संकलन पाक्षिक आधार पर किया जाता है। पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन के आधार। ऑलराइट, M0 संबंधी आंकड़े, M0 संबंधित आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा
रिजर्व बैंक द्वारा तथा तरलता समुच्चयों L1 तथा L3 से संबंधित आंकड़े, तरलता समुच्चयों L3 L1 तथा L3 लिखा है आपने, M नहीं बोला मैंने, L बोला। हाँ L3 L2 लिख लो, L1 तथा L2 3 हो गया। से संबंधित आंकड़े मासिक आधार पे मतलब मंथली, L1 तथा L2 से संबंधित आंकड़े मासिक आधार पर तथा L3 से संबंधित आंकड़े त्रैमासिक आधार पे तैयार किए जाते हैं या प्रकाशित किए जाते हैं। 3 माह, त्रैमासिक और 3 माह जी। क्या हो गया? कुछ बोले तो समझ नहीं पाया। ज्यादा हो गया यार। चलो फिर मैं इसको नहीं लिखाऊंगा, आगे लिखाऊंगा फिर नेक्स्ट में। अब आप समझिए कि ये जो मनी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अब मैं थोड़ा सा और उसकी भूमिका बना देता हूँ। सरकार ने ये डिसाइड करने की कोशिश किया RBI के थ्रू कि हम किसको लिक्विड मनी माने, किसको नैरो माने, किसको ब्रॉड माने, जो इजिली आपके लोगों के हाथ में कैश के रूप में, करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। जमीन क्या है, लिक्विड है, लेस लिक्विड है, हाई लिक्विड? आप कैसे तय करते हैं कि जमीन हाई लिक्विड है, लेस लिक्विड? क्योंकि उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। आप किसी को बेचेंगे, फिर वो बैंक में जाकर पैसा जमा करेगा। ऐसा थोड़ी कि आप बेच देंगे तो पैसा देकर आप लेके चले जाएंगे ना। जब आप जमीन लिखवाएंगे तो बोलते हैं भैया जो पैसा दिए हो किस तरीके, चेक के थ्रू पेमेंट किया तो उसको लिखो। कल को आप कह दो भैया इसने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं उससे जबरदस्ती लिखा लिया था। इसीलिए कहते हैं चेक लिखवाओ, चेक का नंबर मेंशन करो कि ये फला चेक को तुमने वो किया है। ऐसा होता था पहले, ऐसा नहीं होता था। पहले तो 1000 रुपए देके पूरी पूरी जमीन लिखवा लेते थे। अब वो कितना भी रोता रहता है भाई उसके नाम आगे, जिसके नाम पे वो तो मालिक बन जाता था। तो कहा ऐसा है कि ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा आप कैश के रूप में दे सकते हैं, अदरवाइज बाकी किसमें देना होगा, बैंक के रूप में, ट्रांजैक्शन चेक के रूप में देना पड़ेगा। सरकार ने इसलिए भी किया क्योंकि इससे सरकार को ये आइडिया लग जाएगा कि फला व्यक्ति ने इतना जमीन बेचे, इतना पैसा आ गया, तो अब हमारा कैपिटल गेन भी दो, जो तुमको लाभ पहुंचा है उसके बदले में हमको पैसा दो। कैपिटल गेन कितना हो गया है, LTCG और STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस बजट में कितना प्रोविजन किया गया है? 6 अभी कम किया गया है। अगर आपको 1 साल के अंदर कोई जमीन बेचे और फायदा हुआ तो सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20% प्रॉफिट का। बेचने नहीं, बेचे आपने, बेचा आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो संपत्ति 1 साल के ऊपर की है तो 12.5% टैक्स। जिसको प्रॉफिट हो, बेचने वाले जिसको प्रॉफिट हो, खरीदने वाला भी उस हिसाब से देगा। सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली, सरकार टैक्स नहीं वसूल लेगी तुमसे, जिस टाइम उस टाइम ड्यूटी लगाती है। अगर महिलाओं के नाम पे लेंगे तो है कुछ 5000 के 6000 की छूट पड़ती है, 1% आपको छूट में मिल जाएगा। अच्छा ये इसका जवाब देते जाओ फिर मैं जाऊं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया कि अगर आप महिलाओं या लेडीज के नाम पे लिखवाएंगे तो आपको छूट मिलेगी, ताकि उनको भी अधिकार मिल सके, उनको भी उनके नाम प्रॉपर्टी हो सके, इसलिए